हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। मैं रूपाली वर्मा आज लेकर आई हूँ क्लास 9th के लिए वीडियो। तो हमेशा ये कोशिश करती हूँ कि जितना पढ़ा रही हूँ वो सारी चीज़ें आपकी समझ में आएँ। अब ये मैंने अपनी तरफ से तो पढ़ा दिया, लेकिन कभी कभी ये भी क्वेश्चन होता है आप लोगों से कि मैम ये सारी चीज़ें समझ नहीं आई हैं। ये आप अपने आप से भी पूछ सकते हो कि भाई ठीक है, हमारा डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं होता, लेकिन आप कमेंट बॉक्स में इसको लेकर ज़रूर कमेंट्स कर सकते हो कि कोई चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आई है तो इसी चीज़ को कि मतलब आपको जो मैंने चैप्टर पढ़ाया है, जो क्वेश्चन आंसर्स कराए हैं, मेरे हेड से तो मैंने वो सारी चीज़ें कंप्लीट करी, लेकिन अब आपको समझ में आया या नहीं आया इसको चेक करने के लिए मैं इसीलिए अब आपको DPPs देने लगी हूँ, ताकि आप जब ये प्रैक्टिस पेपर करोगे तब आप ठीक तरीके से समझ पाओगे कि जो टॉपिक मैम ने पढ़ाया वो हमारी समझ में आया नहीं, कोई चीज़ हमसे मिस तो नहीं हुई। इसीलिए आपको हम प्रैक्टिस पेपर बना कर देते हैं, हर चैप्टर के बाद ऐसा करते हैं। और क्वेश्चन के पैटर्न्स वैसे ही रखते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाने हैं, जो CBSE के द्वारा अलॉट किए गए हैं कि इन्हीं पैटर्न्स में इस बुक से क्वेश्चंस आएंगे। तो चलिए, अब जैसे कि हमने यहाँ पर अपना फर्स्ट चैप्टर क्लास 9th का कोर्स ए की जो सेकंड हमारी पुस्तक है, पूरक पुस्तिका है, कृतिका भाग 1, उसका पहला अध्याय इस जल प्रलय में कंप्लीट कर लिया है। हमने एक्सप्लेनेशन कर लिया, डिटेल एक्सप्लेनेशन, फिर उसके बाद हमने उसके NCERT क्वेश्चंस भी कर लिए। ये सारी चीज़ें हो गई। अब ये मैंने आपको जब NCERT क्वेश्चंस कराया था, मैंने तभी आपको प्रैक्टिस पेपर दे भी दिया था और समझा दिया था कि आपको किस तरीके से करना है। ये प्रैक्टिस पेपर आपको 30 मार्क्स का बनाकर दिया था मैंने, जिनमें आपको 10 दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन पूछे गए थे। इनके आंसर्स आपको 50 to 60 वर्ड्स के अंदर करने थे। ठीक है, अब आप बोलोगे कि इसमें 3 मार्क्स का ही क्वेश्चन क्यों है और दीर्घ उत्तरीय क्यों है, लघु उत्तरीय नहीं है और ना ही बहुविकल्पीय है। इसका रीज़न ये है कि इस बुक से सिर्फ इसी पैटर्न में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इनकी प्रिपरेशन भी मैं आपको वैसे ही कराऊंगी। इनसे सिर्फ दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आते हैं, इसलिए आपसे पूछे भी मैंने वही क्वेश्चन है। तो चलिए, क्वेश्चंस तो आप कर ही चुके हो, आंसर्स इसके देख लेते हैं किस तरीके से लिखने हैं आपको। पहला प्रश्न था, बाढ़ विनाश का दूसरा नाम है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? तर्क सहित उत्तर दीजिए। बिल्कुल सही है। जो बाढ़ होती है वो विनाश का ही रूप होती है। कैसे होती है देखिए, जब पानी आता है तो पूरी पृथ्वी पर मतलब जिस भी एरिया में बाढ़ आ रही है वो पूरा पानी पानी हो जाता है, सूखी जमीन नहीं रहती। जिनके पास घरों की दूसरी मंजिल पर शिफ्ट हो जाने का रास्ता होता है उनके लिए तो सही है, लेकिन जिनके पास नहीं है उनके घर पानी में डूब जाते हैं और वो बेघर हो जाते हैं या उसी पानी में रहने के लिए मजबूर हो जाते हैं। पानी में रहने से बहुत सारे लोगों की मृत्यु भी होती है, सारे खेत खलियान डूब जाते हैं, अनाज खत्म हो जाता है, चीज़ें गीली हो जाती हैं, ईंधन गीला हो जाता है, खाना नहीं होता है, साफ पानी नहीं होता है, बहुत सारे लोग डूबकर मर जाते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं इस पानी की वजह से कि लोग मौत की आगोश में चले जाते हैं। बाढ़ आती एक दिन है, पानी कई दिन तक रहता है, फिर जब वो पानी उतरता है अपने पीछे सैकड़ों बीमारियां छोड़ जाता है। तो बहुत सारी मुसीबतें होती हैं। तो देखिए कैसे लिखेंगे, बाढ़ विनाश का दूसरा नाम है। प्रश्नोक्त कथन अक्षरत सत्य है, यानी कि ये पूरी तरीके से सही है और मैं इससे पूर्णतः सहमत हूं, क्योंकि बाढ़ के कारण आम जन प्रभावित होता है। निचले क्षेत्र की फसलें, घर, दुकान सभी जलमग्न हो जाते हैं। कुछ भी हो, क्योंकि पानी तो अपने लेवल से ही बढ़ेगा। पानी का लेवल जैसे जैसे बढ़ता जाएगा तो जितने भी लो लाइन एरियाज हैं उन सभी को कवर करता हुआ चला जाएगा। तो चाहे उसमें फसलें हों, चाहे किसी के घर हों, दुकानें हों, कुछ भी हो। इवन देखिए कभी कभी बाढ़ आते हैं, एयरपोर्ट्स तक डूब जाते हैं, है ना। तो पानी को तो कोई नहीं रोक सकता है, तो वो तो बढ़ता ही जाएगा। कच्चे मकान गिर जाते हैं, कितने ही प्राणियों की अकाल मृत्यु हो जाती है। अब प्राणियों में मनुष्य भी आ जाते हैं, जानवर भी आ जाते हैं, कितने सारे जानवर मर जाते हैं, है ना। अब भाई जो कुछ जानवर ऐसे होते हैं कि वो पानी में सरवाइव कर सकते हैं और कुछ पानी में रह ही नहीं सकते, तो बहुत सारे जानवर मरते हैं। मनुष्य भी कुछ हद तक पानी में रह सकता है, अगर भाई ज़्यादा पानी आ जाए तो वो भी मृत्यु को प्राप्त हो सकता है।
और उनके शवों से उत्पन्न दुर्गंध दूसरे जीवित प्राणियों को मृत्यु का कारण बन जाते हैं। अब ये जो जानवर मरते हैं ये पानी में तैरते हैं, इसके कारण उनसे बहुत सारे कीटाणु पानी में फैलते हैं, उनकी दुर्गंध से बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो जाती है, बीमारियां हो जाती हैं। मनुष्य अपनी जान बचाने के लिए अपना सब कुछ छोड़कर ऊंचे स्थानों की ओर भागते हैं, और जो नहीं भाग पाते वो पानी में फंसकर अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। होता है ना यही ना। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं जो है वो बाढ़ क्या कर रही है, लोगों को नुकसान ही पहुंचा रही है। बाढ़ के कारण यातायात सेवाएं बाधित हो जाती हैं, बिजली के खंभे टूटकर गिर जाते हैं और खंभों के तार से प्रभावित होने वाली विद्युत धारा पानी में फैल जाती है। मोस्टली तो ये होता है कि जिन एरिया में बाढ़ आ रही है वहाँ लाइट ऑफ कर दी जाती है। मान लीजिए अगर एक बैग की सारी चीज़ें होती हैं तो फिर लाइट अगर ऑफ करने का मौका नहीं मिला तो फिर करंट लगने का भी डर रहता है, और जो जीव इसके संपर्क में आते हैं वो मृत्यु के शिकार हो जाते हैं। बिजली के संपर्क में जो आए वो भी मरने का खतरा हो जाता है। अतः इसे विनाश के नाम से संबोधित करना अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो यानी कि अगर बाढ़ को मृत्यु का तरल दूत कहा गया है तो वो अपने आप में बिल्कुल सही बात है। प्रश्न संख्या 2 है, लेखक रेणु द्वारा 10 वर्ष की उम्र में पिछले साल 1966 और 67 तक बॉय स्काउट, स्वयंसेवक, राजनीतिक कार्यकर्ता तथा रिलीफ वर्कर की हैसियत से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में काम करना लेखक की किस भावना को अभिव्यक्त करता है। आप देखिए ना, लेखक रेणु यानी कि फणीश्वर नाथ रेणु ने 10 वर्ष की उम्र में पिछले साल, समझ में आया, तो जब वो कब थे, 1947 में किया, 1949 में किया, 1966 में किया, 1967 में किया। 4 बार उन्होंने 10 वर्ष से लेकर पिछले साल तक उन्होंने ये सारी चीज़ें करी। तो मैंने चार सालों का नाम लिया, 47, 49, 66 और 67। इन 4 सालों में उन्होंने जो बाढ़ देखी उसमें कहीं ना कहीं कई रूप में काम किया। क्या किया, बॉय स्क्वाड, समसेवक, राजनीतिक कार्यकर्ता, रिलीफ वर्कर की हैसियत से काम किया। तो इसमें लेखक की कौन सी भावना निकल कर आती है, परोपकारी भावना है, संवेदनशील भावनाएं हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उन्होंने दूसरों की भलाई के लिए की हैं और अपने एक्सपीरियंस को हमने इसमें शेयर भी किया है। लेखक द्वारा बचपन से पिछले साल यानी कि 66-67 तक लगभग तक किसी न किसी रूप में बाढ़ पीड़ितों की सेवा करना उनकी सेवा भाव को उजागर करता है। लेखक स्वयं पर्ती क्षेत्र के रहने वाले, पर्ती क्षेत्र मतलब आप जानते हैं ना, जहाँ ऊंचा क्षेत्र है, जहाँ बाढ़ नहीं आती है। तो उन्होंने बाढ़ का सामना पहली बार 67 में कर रहे हैं, उससे पहले उन्होंने कभी नहीं किया था। हाँ, बाढ़ वाले क्षेत्रों में गए थे एज अ दूसरों को मदद करने के लिए, लेकिन उन्होंने खुद ने सामना नहीं किया था, अतः उन्हें बाढ़ का कोई खतरा नहीं था, तथा वे तैरना भी नहीं जानते थे। भाई अक्सर में, जैसे मैंने बताया था जब चैप्टर एक्सप्लेन कर रही थी, कि भाई जो लोग ऐसे क्षेत्र में रहते हैं जो आसपास पानी होता है तो वो लोग अपने आप तैरना सीख जाते हैं, लेकिन जो लोग सूखे एरिया में रहते हैं, पानी से दूर दूर तक जिनका मतलब नहीं होता है, वो लोग तैरना नहीं सीख पाते। जैसे आप जाइए भारत की जो कोस्टल लाइंस है उसके आसपास जो लोग रह रहे हैं उनमें मैक्सिमम लोग तैरना जानते होंगे, लेकिन आप अगर सेंटर ऑफ इंडिया आ जाओ, जो जहाँ बिल्कुल समुद्र कहीं नहीं आसपास लगता है, नॉर्थ साइड में चले जाओ, तो वहाँ पर मैक्सिमम लोगों को तैरना नहीं आता है। ठीक है ना। तो ये हमारे रिहायशी क्षेत्रों पर ज़्यादा डिपेंड करता है कि हम किस क्षेत्र में रहते हैं। तो जैसी चूंकि अब वो जिस क्षेत्र में रह रहे हैं, पर्ती क्षेत्र में, वहाँ पे बाढ़ नहीं आती है, तो उनको जो है वो तैरना नहीं सीख जानते हैं। इसके बाद भी पूरी तन्मयता से बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों के प्रति समर्पित हो, उनका सेवा के प्रति निस्वार्थ समर्पित उनकी भावना को स्वतः व्यक्त करता है। तो यानी कि उनका जो सेवा भाव है, परोपकारिता है, इस भावना को वो व्यक्त कर रहे हैं। प्रश्न संख्या 3 है, जब बाढ़ का पानी प्रवेश करने लगा और पटना का पश्चिमी इलाका छाती भर पानी में डूब गया, ठीक है, तो हम घर से ईंधन, आलू, मोमबत्ती, दिया, सिलाई, सिगरेट, पीने का पानी और कंपोस्ट की गोलियां इकट्ठा करने लगे। ऐसा क्यों? इस कार्य के प्रति लेखक का रुझान क्यों था? इस विषम परिस्थितियों में लेखक द्वारा किया गया कार्य कितना उचित था? अब देखिए, पश्चिमी क्षेत्र जब डूबा पटना में, तो अब ये हुआ कि बाढ़ का पानी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और लेखक जिस क्षेत्र में रहते हैं उस क्षेत्र तक भी पानी आने की संभावना है।
लेखक को ये चीज समझ में आ गई। तो लेखक अब जल्दी एक्टिव हो गए कि भाई अगर बाढ़ का पानी आएगा तो मान के चलिए कि 1 हफ्ते तक हमें जो है अपने राशन पानी का इंतज़ाम करके रखना है, अपनी ज़रूरत की चीज़ों का इंतज़ाम करके रखना है, क्योंकि 1 हफ्ते तक पानी आएगा, फिर उतरेगा, फिर सारी चीज़ें सुचारू होंगी, तो तब तक हमें 1 हफ्ते का सारा इंतज़ाम करके रखना पड़ेगा। तो इसलिए उन्होंने जो भी ज़रूरत का सामान था वो सभी कलेक्ट करना शुरू कर दिया। और ये हर एक नॉर्मल इंसान का काम है कि अगर हम जैसे जब मान लीजिए जैसे हम ट्रैवल कर रहे हैं, हम 1 हफ्ते के लिए ट्रैवल कर रहे हैं, तो 1 हफ्ते का सामान हम लेके चलते हैं। अब हमें पता है कि हम जिस क्षेत्र में रह रहे हैं वहाँ पर कोई आपदा आने वाली है, तो हम 1 हफ्ते का सामान उतना कलेक्ट करके रखेंगे अपने पास में, जिसमें मेनली क्या है, वो है पीने का पानी, क्योंकि आसपास जो पानी भरेगा वो पीने लायक नहीं होगा, गंदा पानी होगा। तो ये हम लेखक की सोच को बिल्कुल सरल सही मानते हैं। प्रश्नोक्त विषम परिस्थितियों में लेखक द्वारा सभी आवश्यक सामग्रियों को इकट्ठा करने की खरीदारी लेखक की दूरदर्शिता को दर्शाता है कि हम पता है कि जब बाढ़ आएगी तो 1 हफ्ते तक हम स्टक हो जाएंगे। तो ये बता रहा है कि वो आगे की सोच रहे हैं। इस परिस्थिति में यह कार्य अत्यंत आवश्यक एवं उचित है, क्योंकि बाढ़ कब तक रहेगी, दुकानें कब तक बंद रहेंगी, सभी कुछ अनिश्चित है। अतः इन अनिश्चितता के कारण कुछ समय आराम से व्यतीत करने के लिए सभी आवश्यक सामग्रियों का संग्रहण भी आवश्यक है। तो वो उस 1 हफ्ते तक का समय हमें कैसे गुजारना है, क्या करना है, इन सब में हमें जितनी चीज़ें ज़रूरत होंगी खाने पीने की, उन सब का कलेक्शन ज़रूरी है। अतः हमें लेखक से प्रेरणा लेते हुए किसी भी प्राकृतिक आपदा का संकेत मिलने पर उससे बचने का उपाय तथा जीवित रहने के लिए आवश्यक संसाधनों की उचित शीघ्र व्यवस्था कर लेना चाहिए। मतलब जो चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी हैं उनका प्रबंध कर लेना हमारे लिए ज़रूरी है, अत्यावश्यक है। प्रश्न संख्या 4 है, पानी हमारी स्टूडियो की सीढ़ियों तक पहुंच चुका है और किसी भी क्षण स्टूडियो में प्रवेश कर सकता है। आकाशवाणी पटना का यह प्रसारण कहां तक उचित है, तर्कसंगत सहित उत्तर दीजिए। तो भाई देखिए, जिस समय पटना में बाढ़ आ रही थी उस समय आकाशवाणी सक्रिय थी, तो आकाशवाणी का जो केंद्र था वो भी बाढ़ की चपेट में आने लगा था। तो वहां से भी प्रसारण होने लगा कि भाई हमारी स्टूडियो तक पानी आ गया है और जल्द ही अंदर आ जाएगा। तो ये प्रसारण इसलिए उचित था ताकि पटना वासियों को ये बताना ज़रूरी है कि बाढ़ जो है वो धीरे धीरे बढ़ रही है और वो भी सतर्क हो जाएं, जो भी प्रबंध करने हैं प्रबंध करें। तो मेरे हिसाब से आकाशवाणी लोगों को सचेत करने का एक तरीके से काम कर रही थी। प्रचार प्रसार के सशस्त्र माध्यमों द्वारा जब किसी घटना की खबर को प्रसारित किया जाता है तो वह आम जन के बीच बहुत तेजी से फैलती है। अब चाहे न्यूज़पेपर हो चाहे रेडियो हो, ये लोगों को बहुत तेजी से अवगत कराती है, किसी भी स्थिति किसी भी घटना परिस्थितियों से आगाह कराने का भी काम करती है। वो भी तब जब समाचार जनसंपर्क के सबसे सुलभ साधन रेडियो से प्रसारित किया जा रहा है। तो रेडियो के माध्यम से ये समाचार प्रसारित किया जा रहा था ताकि लोग सतर्क हो जाएं। कई बार ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि मीडिया द्वारा प्रसारित घटनाएं अनेक समस्याएं खड़ी कर देती है। प्रश्नोक्त समाचार भी इसी की एक कड़ी है। इस तरह की खबरें प्रसारित करना आम जन के बीच भय उत्पन्न करना है। मतलब एक तरीके से आप उनको सतर्क भी कर रहे हो, साथ में डर भी पैदा कर रहे हो कि परिस्थितियां बदतर होती जा रही हैं, आप इसके लिए सतर्क हो जाइए। ऐसी खबरें सुनकर लोग हताश हो जाते हैं, भाग दौड़ शुरू कर देते हैं, लोगों के बीच अफरा तफरी मच जाती है जो काफ़ी नुकसान पहुंचाती है। परंतु साथ ही इस प्रकार की खबर सुनकर लोग सचेत हो जाते हैं और ऐसे साधन की तलाश करने लगते हैं जिससे उन्हें कम नुकसान पहुंचे और वे स्वयं को बचाने के प्रयास में जुट सकें। तो देखिए, जब तक हमें डर नहीं लगता ना, तब तक हम अपनी सुरक्षा के बारे में सोचते नहीं हैं। तो ये जनसंपर्क का जो ये काम किया गया, यानी कि रेडियो द्वारा जो ये खबर प्रसारित की गई, ये लोगों में डर तो पैदा कर रही थी, लेकिन इस डर के माध्यम से ही उन्होंने अपनी सुरक्षा के बारे में तो सोचा, उन्हें सचेत तो किया ताकि वो आगे अपनी सुरक्षा के लिए सोच सके। प्रश्न संख्या 5 है, लेखक द्वारा ये कहना कि पता नहीं कल हम कितने पानी में रहें,
ये बात उन्होंने अपने कवि मित्र से कही थी ना कि पता नहीं कल हम कितने पानी में रहें, जो कम पानी में रहेगा वो ज्यादा पानी रहने वाले की खबर लेगा। ये चीज उन्होंने अपने कवि मित्र से विदा लेते हुए कही थी। बहरहाल जो कम पानी में रहेगा वह ज्यादा पानी में फंसे मित्र की सूची लेगा। लेखक की किस भावना को व्यक्त करता है? आपके अनुसार विपत्ति के समय में लेखक का उपरोक्त कथन तर्कसंगत है? बिल्कुल सही है, क्योंकि बाढ़ कल क्या परिस्थिति लेगी किसी को पता नहीं था। कवि के क्षेत्र में कितना पानी आएगा या लेखक के क्षेत्र में कितना पानी आएगा किसी को नहीं पता। लेकिन अगर हम कम पानी में हैं तो हम उन लोगों की मदद कर सकते हैं जो ज्यादा पानी में हैं। अगर हम कैपेबल हैं तो हमें ये कार्य करना चाहिए। प्रश्नोक्त कथन में लेखक स्वयं के प्रति व मित्र के प्रति चिंता का भावना व्यक्त करती हुई कर रहे हैं, परंतु यहाँ लेखक ने सिर्फ अपनी और अपने मित्र की सुधि लेने की बात की है, जबकि हजारों लोग आने वाली विपत्ति से प्रभावित होने वाले हैं। तो देखिए, अगर लेखक ने ऐसी बात कही तो जाहिर सी बात है, हम बहुत सारे लोग तो सबसे पहले अपनों के ही बारे में सोचते हैं, फिर हम अनजानों के बारे में सोचना शुरू करते हैं। तो खाली वहां बाढ़ दो लोगों के लिए नहीं आ रही थी, सबके लिए आ रही थी। इससे प्रतीत होता है कि लेखक स्वयं भी आने वाली आशंका से डरा हुआ था और विपत्ति के समय लेखक का यह कथन तर्क संगत भी है कि मतलब भाई वो खुद डरे हुए हैं कि उन्हें नहीं पता कि कल क्या होने वाला है। तो इसीलिए उन्होंने जो ये तर्क संगत कहा कि भाई जब हम डरते हैं, विपत्ति में हम आते हैं, तो हम सबसे पहले जो है अपने बारे में और फिर उसके बाद औरों के बारे में सोचते हैं। तो यही चीज उन्होंने अपने इस कथन के माध्यम से कही कि पता नहीं कल हम कितने पानी में होंगे। तर्कसंगत भी है क्योंकि ऐसी विषम परिस्थिति में किसी की सुधि लेना भी बहुत राहत पहुंचाता है। मतलब हाँ, मेरी फिक्र करने वाला कोई है, अगर हमें ये पता है तो कहीं ना कहीं हमें एक आशा रहती है कि वो बंदा आएगा और हमें बचा लेगा। तो एक कहीं ना कहीं हमें थोड़ा रिलैक्स भी करता है। परंतु हमें कोई भी कार्य स्व की भावना की अपेक्षा हम की भावना से करना चाहिए। तो यहाँ पर हम अगर कोई ऐसा काम कर रहे हैं तो ये कोशिश करिए कि हमारे साथ कईयों का फायदा हो, सिर्फ अपना हो ये जरूरी नहीं, बहुत सारे लोगों का फायदा होना चाहिए हम जिस भी कार्य को कर रहे हों। प्रश्न संख्या 6 है, एक बीमार नौजवान के साथ उसका कुत्ता भी राहत दल की नाव पर चढ़ गया। सभी लोग भयभीत होकर चिल्लाने लगे। तभी बीमार युवक पानी से उतर गया और बोला, कुत्ता नहीं जाएगा तो मैं भी नहीं जाऊंगा। उसके पीछे पीछे उसका कुत्ता भी पानी से उतर गया। उपर्युक्त पंक्तियों से आप किन मूल्यों का निष्कर्ष निकालते हैं? पहली बात है, वो युवक जो है वो अपने कुत्ते के से बहुत प्रेम करता था और कुत्ता भी जो था वो भी स्वामी भक्त था। अगर हम ये कह रहे हैं, ये परिस्थितियां दो हो सकती थी भाई, कुत्ता और वो बीमार युवक दोनों चढ़े, ठीक है, नाव में चढ़े। जब लोगों ने ऑब्जेक्शन किया तो वो बीमार युवक उस कुत्ते को नीचे उतार सकता था कि भाई मैं बीमार हूं, मेरा जाना जरूरी है, तुम यहीं रहो, वो भाई वो तो कुत्ता है। लेकिन नहीं, वो बीमार युवक उतर गया कि नहीं भाई मैं कुत्ता नहीं जाएगा तो मैं नहीं जाऊंगा। युवक उतरा तो कुत्ता अपनी जान बचाने के लिए नाव से ना उतरने का कर सकता था, लोगों पे हमला कर सकता था, उसने ऐसा नहीं किया। वो क्या किया, वो भी अपने युवक के साथ उतर गया क्योंकि उसका स्वामी उतर चुका था, तो वो भी नहीं रुका। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच अपनत्व की भावना, निजत्व की भावना बहुत हद तक प्रदर्शित हो रही है, क्योंकि जो जानवर हम पालते हैं वो हमारे परिवार का सदस्य हो जाता है, उससे हमारी भावनाएं जुड़ जाती हैं और उस पशु की भावनाएं भी हमारे साथ जुड़ जाती हैं। हम सभी एक परिवार का हिस्सा बनकर रह जाते हैं। उपरोक्त पंक्तियां मानव और पशु के बीच भावनात्मक संबंध को व्यक्त करती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अपने पाले हुए पशुओं से बहुत प्यार करते हैं, उसे वे अपने परिवार के सदस्य जैसा ही मानते हैं। दोनों एक दूसरे के दुख सुख का अनुभव करते हैं। अगर देखिए, हम आपके यहाँ कोई पेट है तो देखिए, अगर उसे कोई तकलीफ होती है तो आपको भी वो दर्द होता है ना। तो इसका मतलब क्या है कि आप अपने उस पेट के साथ भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं कि उसको कोई तकलीफ है तो हमें भी तकलीफ हो रही है। वैसे भी कुत्ते की स्वामी भक्ति को कौन नहीं जानता। वह अपने स्वामी पर अपने प्राणोत्सर्ग कर सकता है, यानी कि अपने प्राणों को भी अर्पण कर सकता है। ऐसे बहुत सारे केसेस हम लोगों ने देखे हैं जहां हमारे घर के पाले हुए जानवरों ने मालिक की जान बचाने के लिए अपनी जान को दे दिया।
उपर्युक्त पंक्तियां हमें सिर्फ मानव से ही नहीं अपितु सभी प्राणियों से प्रेम करने का संदेश देती हैं। कि ये पंक्तियां हमें संदेश दे रही हैं कि सिर्फ इंसान ही नहीं, हमारे लिए जानवर भी उतने ही अपनेत्व होते हैं। क्योंकि भाई देखिए, ये पृथ्वी बनी तो हम सभी प्राणियों के लिए है, लेकिन मनुष्य सर्वोच्च इसलिए क्योंकि उसे जो है बुद्धि दी गई है, उसे वो कृत्य दिया गया है कि जिससे वो संपूर्ण जगत के प्राणियों की देखभाल कर सकता है, उनका जो है क्या कहते हैं अच्छा कर सकता है, उनके बारे में सोच सकता है। तो मनुष्य को ये कृत्य अगर करने के लिए दिया गया है तो उसे करना चाहिए। प्रश्न संख्या 7 है, गांव के लोग नाव के अभाव में केले के पौधे का भेला बनाकर किसी तरह काम चला रहे थे और वहीं जमींदार के लड़के नाव पर हारमोनियम तबला के साथ जल विहार करने निकले थे। उपर्युक्त पंक्तियों से आप किन मूल्यों का निष्कर्ष निकालते हैं? देखिए क्या हुआ था, जब मनिहारी में बाढ़ आई तो जिस समय ये बाढ़ आई 1947 से 49 के बीच जो भी बात रही होगी उस समय, ठीक है, क्या था, जमींदारों का अपना एक रौब था। जमींदारी बहुत बड़ी बात हुआ करती थी, मतलब जिस एरिया जो गांव जो चीज़ें जमींदारों के हक में आती थी वह जमींदार राजाओं की तरह रिएक्ट करते थे। तो जब मनिहारी में बाढ़ आई तो उस समय क्या हुआ कि जो किसान थे, जो लोग थे, उनके पास नाव नहीं थी। जाहिर सी बात है कि जो है ना, इस एरिया में जब भी बाढ़ आती है तो लोग इस जो नदी के किनारे रह रहे हैं उनके पास तो नाव होती है, लेकिन अगर इंटीरियर इलाके तक बाढ़ों का पानी बढ़ता है तो उनके पास तो नाव है नहीं। तो वो लोग जो अपनी उनकी ज़रूरतों के जो सामान होते हैं उससे वो लोग नाव बनाते हैं। तो जो केले के जो पेड़ का जो तना होता है वो चौड़ा होता है, हल्का होता है, इसलिए वो पानी पर आराम से तैरता है। तो अब लोगों के पास नाव नहीं थी तो वो उस तने को काट कर, और उसको छीलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्यों? क्योंकि भाई वो पत्ते दर परत होता है, तो उससे वो लोग नाव बनाकर अपना काम चला रहे थे। लेकिन अब चूंकि ज़मींदारों का रौब था तो उस समय क्या हुआ, वो लोग, भाई नाव इस समय लोगों की जान बचाने का काम था, मनोरंजन का नहीं। तो यहाँ पर जमींदार के जो लड़के थे वो क्या कर रहे थे, वो मौज मस्ती कर रहे थे नाव के ऊपर, हारमोनियम तबला रख के गीत संगीत कर रहे थे, खाना पीना नाव के ऊपर हो रहा था। तो एक तरीके से गरीबों के ऊपर वो अपने प्रभुत्व को शामिल कर रहे थे, बता रहे थे ना। तो एक तरीके से एक तो ये संवेदनहीन चीज़ थी, आपकी ही जनता, आपके ही लोग पानी में डूब रहे हैं, आप उनकी मदद नहीं कर सकते, मौज मस्ती कर सकते हो। तो ये उन जमींदारों के बच्चों की संवेदनहीनता को दिखाता है, अपने प्रभुत्व को दर्शाता है, और दूसरी तरीके से ये अमानवीय तो है ही है। तो यहाँ पर समय उपयुक्त किन मूल्यों का निष्कर्ष, तो मूल्य तो मैंने आपको बता दिए। देखिए क्या है, उपयुक्त पंक्तियों में जमींदार परिवार की संवेदनहीनता अभिव्यक्त होती है, यानी कि जो हमारे गरीब लोग हैं वो लोग मुसीबत में हैं, हम उनकी मदद नहीं कर रहे हैं, उनको मरने के लिए, तड़पने के लिए छोड़ रहे हैं, और हम खुद मौज मस्ती कर रहे हैं। तो मतलब खुद हमारे अंदर संवेदना नहीं है, हमको उनके तकलीफ दुख से हमें कोई मतलब नहीं है। दुख की पड़ी से जब अधिकांश लोग दुखी हो जिंदगी और मौत के बीच खड़े हों, वैसे समय पर आमोद प्रमोद सर्वथा अनुचित होता है। अब देखिए, हमारे आसपास मौत का तांडव मचा हुआ है और हम घर में तेज लाउड म्यूजिक करके हम डांस कर रहे हैं, तो ये क्या है? ये एक गलत, क्योंकि भाई हम एक समाज में रहते हैं, समाज की मान्यताओं को मानना हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है, और हम क्या कर रहे हैं, आस पड़ोस में क्या घटित हो रहा है हमें उससे कोई मतलब ही नहीं है। प्रश्नोक्त जो पंक्ति है, जब अधिकांश लोग वह निकाल सकते हैं तो हम अगर सक्षम हैं तो कम से कम विषम परिस्थितियों में आमोद प्रमोद की अपेक्षा लोगों के अधिक से अधिक काम आए। यानी कि अगर हम सक्षम हैं कि हम किसी तरीके से लोगों की मदद कर सकते हैं तो हमें मदद करनी चाहिए, ना कि हमें एंटरटेनमेंट पे ध्यान देना चाहिए। अगर आप मान लीजिए आप एक अपार्टमेंट में रहते हो, ठीक है, सिंपल, अगर आप एक अपार्टमेंट में रहते हो और वहाँ पर क्या हुआ कि बगल में किसी के यहाँ किसी को चोट लग गई, किसी का एक्सीडेंट हो गया, और वो लोग परिवार बड़ा दुखी है, उनका जो कोई भी है वो हॉस्पिटल में एडमिट है, आप घर में जो है वो बहुत अच्छा लाउड म्यूज़िक बजाओ, तो ये अच्छा लगता है? नहीं अच्छा लगता। आप उनकी संवेदनाओं के साथ तो कर ही रहे हो। अगर उनको कोई हेल्प की ज़रूरत है उन्हें हेल्प करो। आपको उस समय एंटरटेनमेंट का ध्यान नहीं रखना है, आपको आस पड़ोस के लोगों का ध्यान रखते हुए काम करना होता है। प्रश्न संख्या 8 है,
जब सारा पटना घानी में गोते लगा रहा था तो उसी समय एक नाव पर कुछ सजे धजे युवक युवतियों की टोली किसी फिल्म में देखे हुए कश्मीर का आनंद घर बैठे लेने के लिए निकली थी। उपरोक्त पंक्तियों में किस मूल्य की अवहेलना हुई है, उसका क्या परिणाम हुआ, अपना विचार व्यक्त कीजिए। अब देखिए क्या हुआ कि जब पटना शहर पानी में डूब रहा था तो भाई कुछ मनचले लड़के और लड़कियां क्या हुए, एक नाव ली, नाव में आराम से गाने बजा रहे हैं, हवा में उड़ता जाए, अपना एक बढ़िया सा गाना बजाया, उसी में केटली रखी, खाने पीने की चीज़ें रखी और बढ़िया से जैसे कश्मीर की डल लेक में शिकारा चलता है उस तरीके से लेकर वो पानी में निकल पड़े मौज मस्ती करने के लिए। तो ये एक तरीके से मानवीय मूल्यों की अवहेलना ही तो है, जहाँ बहुत सारे लोग अपने जीवन के लिए लड़ रहे हैं, अपने सामान के लिए बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, अपनी ज़रूरती सामानों को जुटाने की कोशिश कर रहे हैं और वहाँ पर आप इस तरीके से मौज मस्ती कर रहे हैं, दूसरे लोगों की संवेदनाओं के साथ खेल रहे हैं। तो ये गलत है कि नहीं है। और दूसरा, आगे चल के क्या हुआ कि जब आगे बढ़े तो बहुत सारे लोगों ने उनके ऊपर छीटाकशी करी और तब जाके उनके होश ठिकाने आए और उन्हें अपना ये कृत्य रोकना भी पड़ा। उपर्युक्त पंक्तियों में मानवीय संवेदना जैसे महत्वपूर्ण मूल का हास या उल्लंघन हुआ है, जहां पर हम मानव की संवेदनाओं का ध्यान नहीं रखते। मेरे विचार से ऐसे लोग जो किसी की सहायता नहीं कर सकते वो कम से कम अपने घर में शांति से बैठकर पीड़ित लोगों के प्रति हमदर्दी तो जता ही सकते हैं। यानी कि अगर आप किसी की मदद नहीं कर सकते तो कम से कम घर बैठे ही हमदर्दी जता लीजिए, लेकिन कम से कम इस तरीके के कृत्य करके किसी को आहत करने की कोशिश तो मत करिए। ऐसी परिस्थिति में सक्षम लोगों को आगे बढ़कर पीड़ितों की अधिकाधिक सहायता करनी चाहिए। अगर आप सक्षम हैं तो आगे बढ़कर सहायता करिए, ना कि आमोद प्रमोद कीजिए। किसी के कष्ट के समय किसी भी स्तर पर खुशी मनाना मानवीय भावनाओं के विपरीत है। यानी कि बाकी लोग कष्ट में हैं और आप एंजॉय कर रहे हो, ये मानवीय संवेदनाओं के विपरीत है। खासकर आप लोग मूवीज में देखते हैं ना कि जब लोग दुखी होते हैं तो विलन्स बड़ा एंजॉय करते हैं, तो ये वही एक भावना है, वो विलेन वाला काम कर रहे हैं, दूसरे प्रसन्न हो रहे हैं, दूसरे दुखी हो रहे हैं और ये प्रसन्न हो रहे हैं। मेरे अनुसार ऐसे कार्यों पर अवश्य रोक लगानी चाहिए, मतलब ऐसे रोकों को रोकना चाहिए, नहीं तो इसका परिणाम आगे काफी बुरा हो सकता है। प्रश्न संख्या 9 है, बाढ़ के पानी में नाव पर घूम रही युवक युवतियों पर छत पर खड़े बाढ़ पीड़ित लड़कों द्वारा किलकारियां, सीटी मारना तथा फप्तियां करना कितना उचित था? क्या आप इस कृत्य से सहमत हैं? देखिए, इसके पॉजिटिव निगेटिव दो चीजें हो सकती हैं। जो लड़के वो नाव पर बैठकर लड़के लड़कियां काम कर रहे थे वो उस परिस्थिति में उचित नहीं था, जिसकी वजह से उन्हें आगे चलकर इस चीज पर क्या कहते हैं फफ्तियों का सामना करना पड़ा। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ से देखें तो किसी का इस तरीके से उपहास करना भी अच्छा नहीं है। तो देखिए क्या है, नहीं, मैं बाढ़ पीड़ित युवकों के इस कृत्य से सहमत नहीं हूँ। जैसे मैंने कहा कि उन्होंने जो ये काम किया, उन जो नाव पर लोग थे उनको समझाया जा सकता था, लेकिन इस तरीके से सीटीबाजी फफ्तियां करना शायद सही नहीं था। किसी भी परिस्थिति में धैर्य बनाए रखना मनुष्य का कर्तव्य है। धन एवं ऐश्वर्य के नशे में वो युवक युवतियां गरीब पीड़ितों की चिंता से मुक्त हो आमोद प्रमोद करने के लिए निकल पड़े, जो संवेदनहीनता की हद को पार करता था। परंतु बाढ़ पीड़ित लड़कों ने किरकारियां, सीटियां मारकर तथा फफ्तियां कस के भी कोई उचित व्यवहार का प्रदर्शन नहीं किया। मतलब वो जो नाव पर लोग चल रहे थे वो तो गलत कर ही रहे थे, लेकिन जिन लोगों ने इस तरीके से फफ्तियां कसी, किलकारियां करी, वो लोग भी कुछ सही नहीं कर रहे थे, क्योंकि आपको भी उस परिस्थिति में थोड़ा धीरज रखना चाहिए था। भारतीय संस्कृति हमें यह आज़ादी नहीं देती कि हम किसी का सरेआम मजाक उड़ाएं, अतः मैं उनके इस कृत्य से सहमत नहीं हूं। तो जो उन लड़कों ने किया वो जो है, माना कि इस परिस्थिति में जो वो लोग कर रहे थे वो सही नहीं था, लेकिन उसके रिएक्शन में इस तरीके से कार्य करना भी किसी हद तक सही नहीं था। प्रश्न संख्या 10 है, काश मेरे पास एक मूवी कैमरा होता, एक टेप रिकॉर्डर होता तो क्या होता? अच्छा है, कुछ नहीं है। कलम थी, वह भी चोरी चली गई। अच्छा है, कुछ भी नहीं है मेरे पास। उपर्युक्त पंक्तियों में लेखक ने किस भावना से कुछ भी नहीं होने को अच्छा कहा है? दरअसल क्या है
कि अगर उनके पास टेप रिकॉर्डर या कैमरा होता तो वो इस बढ़ रही बाढ़, लोगों की जो हलचल है, इन सभी को रिकॉर्ड करने में लग जाते। लेकिन उस प्रेजेंट मोमेंट को समझ पाना, उस चीज का एक साक्षात अनुभव कर पाने का जो मौका है वो खो देते हैं। जैसा आज के समय में बहुत सारे लोगों के साथ होता है, मैक्सिमम लोगों के साथ होता है। कहीं हम गए बाहर घूमने, मान लीजिए बहुत ही अच्छा नज़ारा है, बहुत अच्छा दृश्य है, हम मतलब ऐसा है कि मतलब जैसे हेवन होता है उस तरीके से, मगर हम उस परिदृश्य को एंजॉय करने की बजाय हम उसकी रिकॉर्डिंग करने में, रील बनाने में, इन सारे कामों में लग जाते हैं। लेकिन जो प्रेजेंट मोमेंट हम वहाँ घूमने गए हैं, हम उसे एंजॉय कर ही नहीं पाते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमें उसे कैप्चर करना है। इसी चीज से बचने के लिए लेखक ने यहाँ बोला कि अच्छा है मेरे पास कुछ नहीं है, क्योंकि अगर मेरे पास कुछ होता तो उस चीज को हम रिकॉर्ड करने में या लिखने में उस मोमेंट को हम एंजॉय नहीं कर पाते, या उस चीज को, जैसे बाढ़ का अनुभव लेखक अपनी जिंदगी में दोबारा नहीं कर पाते ना, तो उस अनुभव को वो तभी कर पाए जब वो उसके साथ शामिल थे, उसे देख रहे थे। बाढ़ के प्रकोप से लेखक व्यथित था, यानी कि परेशान थे। वह पूरी तरह समर्पित होकर पीड़ितों की सहायता करना चाहता था। लेखक के पास मूवी कैमरा, टेप रिकॉर्डर, पेन आदि होते तो शायद लेखक लोगों की कठिनाइयों को समझने के बजाय उन पर फिल्म बनाना या कहानी लिखता। ठीक है, बात सही है, हम उस मोमेंट को कैप्चर करने में लग जाते है ना। तो हम क्या करते हैं, हम ना दूसरों की मदद कर पाते, ना उस मोमेंट को हम ठीक से समझ पाते। पीड़ितों की हृदय विदारक चीखों को रिकॉर्ड करता, परंतु इन कृत्यों से बाढ़ पीड़ितों को क्या राहत मिलती? इस रिकॉर्डिंग से कोई राहत मिलती? जैसे मान लीजिए कि घर, आप सड़क पर निकले और कहीं लड़ाई हो रही है, उस लड़ाई में बीच बचाव करना, लोगों को छुड़ाने की बजाय आप उसे कैप्चर करने में लग जाओ, तो क्या मतलब है? आप क्या कर रहे हो उसमें? खाली उससे कुछ कर तो रहे नहीं हो। अतः मेरे अनुसार लेखक का प्रश्नोक्त कथन सेवा भावना से ओतप्रोत है। वह मात्र तमाशबीन बनकर सब कुछ तबाह होते देखना नहीं चाहता था। वह बचपन से बाढ़ पीड़ितों की सहायता करता आया था, अतः उसका मन लोगों की सेवा करने के लिए बेचैन था। क्यों था भाई? वो पहले से सेवा करते आए, क्योंकि उससे पहले भी बाढ़ पीड़ित लोगों की सेवा कर चुके थे, तो ये भी वो अच्छी तरीके से दर्द को समझते थे, जानते थे। तो इसलिए वो अच्छा है कि कैमरा नहीं है कि मैं उसको रिकॉर्ड करने में लग जाता, या कलम नहीं है कि उसको लिखने में लग जाता। ठीक है, तो देखिए, जो हमने आपको प्रैक्टिस पेपर में 10 क्वेश्चंस दिए थे वो पूरे कंप्लीट कर दिए हमने, पूरे हो गए। अब जो है ना, अब आप देखिएगा, मैंने बहुत सारे ऐसे शब्द लिए हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें ली हैं जिन्हें आप अपने लिखने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। इससे आपकी जो एक क्या कहते हैं आंसर राइटिंग का जो लेवल है वो थोड़ा इन्हांस होगा। कोशिश करिए, थोड़े थोड़े शब्दों को लीजिए, लिखिए, आपके लेखन में सुधार ज़रूर से ज़रूर होगा। चलिए, ये पूरा चैप्टर हमारा यहाँ ख़त्म हो गया, लेकिन इनके अभी एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस बाकी हैं। जैसे ही हमारा सिलेबस का पूरा एक्सप्लेनेशन ख़त्म होता है, हम एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस भी आपके लिए लाना शुरू कर देंगे। तो मगर अभी हमारी बुक का नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 बाकी है, वो है मेरे संग की औरतें। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं, जहाँ पर हम देखेंगे सेकेंड चैप्टर मेरे संग की औरतों का डिटेल एक्सप्लेनेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।